नमस्कार। मिशन हेल्थ सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज बदलती हुई जीवन शैली के अनुसार अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी हो चुका है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि कहीं ये भागती दौड़ती जिंदगी हमारे शरीर को, हमारे स्वास्थ्य को कहीं किसी गंभीर बीमारी की तरफ तो नहीं ले जा रही। आज नशे की बढ़ती आदतें, गलत खान पान और बहुत से ऐसे कारण हैं जो हमारे फेफड़ों को प्रभावित करते हैं, जिन पर यदि ध्यान ना दिया जाए तो क्षय रोग यानी ट्यूबरकुलोसिस होने का खतरा होता है। हमारा आज का कार्यक्रम इसी विषय पर आधारित है। हमारे आज के कार्यक्रम मिशन हेल्थ का विषय है क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस, लक्षण, कारण और बचाव। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आए हुए हैं राज्य क्षय नियंत्रण कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर संतोष गुप्ता जी। डॉक्टर साहब, वेलकम टू आवर शो। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और दर्शकों, इस विषय पर यदि आप भी कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, कोई भी जिज्ञासा आपके मन में है, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए हमारे फ़ोन नंबर्स नोट करें। फ़ोन नंबर्स हैं 0522-2288-698, 0522-2205-756 और हमारा एक और नंबर है 0522-4015-988। और दर्शकों, जब आप हमें फ़ोन करें, टीवी सेट की वॉल्यूम को कम करना ना भूलें और साथ ही साथ अपने प्रश्न को संक्षिप्त रखें। और डॉक्टर साहब, जैसा कि आज हम बात करेंगे ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, तो सबसे पहले हम यही चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी क्या है। टीबी एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जी। और ये प्राचीन समय से ये हमारे समाज में मौजूद है। ये बीमारी जी। इसको कई नामों से जानते हैं। शॉर्ट फॉर्म में टीबी कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, तपेदिक, क्षय रोग जी। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज ये इतना विकराल समस्या हो गई है कि विश्व में टीबी के जितने रोगी होते हैं उसका 27% जी। हमारे अपने देश में होता है। हो। और हमारे देश का हर 5वां रोगी जी। वो हमारे उत्तर प्रदेश में। हो। बहुत बड़ा ये आंकड़ा आपने बताया, जो बहुत एक तरह से गलत मैसेज है कि हमारे प्रदेश में इतनी सारी इसकी वजहें हैं। और साथ ही साथ डॉक्टर साहब, इससे अगला जो सवाल है वो हम जानना चाहेंगे कि क्या ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से ट्यूबरकुलोसिस होता है। देखिए, टीबी का बैक्टीरिया जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है जी। तो अगर हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जी। अच्छी है तो वो उसको डिजीज में परिवर्तित नहीं होने देता जी। और लेटेंट स्टेट में पड़ा रहता है। लेकिन जब भी हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है तो वो एक्टिव डिजीज के रूप में सामने आ जाता है। जी। कुपोषण है, कोई ऐसी ड्रग्स हैं जिसमें शरीर की इम्यूनिटी कम होती है, जी। वो एक कारण है बहुत इंपॉर्टेंट इसका। जी। अगर स्लम्स में रहते हैं तो वहां पे जो है अगर किसी एक को इन्फेक्शन है तो उसमें परिवार के या विसिनिटी में जो और लोग रहते हैं उनको भी हो जाता है। जी। तो ये इसके हैं और इससे हम बड़ी आसानी से बच सकते हैं जी। अगर हम कफ एटिकेट्स का पालन करें। जी, उनके बारे में भी और जानेंगे डॉक्टर साहब, लेकिन उसके पहले हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं कि कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनके दिखने पर हम जान सकते हैं कि मरीज है ये ट्यूबरकुलोसिस का या इसे हो सकता है। देखिए, टीबी का बैक्टीरिया हमारे शरीर के किसी भी अंग को अफेक्ट कर सकता है। जी। केवल बाल और नाखून, इन दो पार्ट्स को अगर छोड़ दें तो शरीर के किसी भी अंग को ये अफेक्ट कर सकता है और जिसको ये अफेक्ट करेगा जी। उसके आधार पे इसके सिम्टम्स और साइंस होंगे। जी। सबसे कॉमन है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, जी। यानी फेफड़ों की टीबी। और जो फेफड़ों की टीबी होती है तो इसमें व्यक्ति को खांसी आ रही होती है, बुखार हो जाता है, वजन कम होने लगता है, कभी कभी खांसी में खून आने लगता है, जी। नाइट स्वेट्स होते हैं, सीने में दर्द होता है। जी। तो इसीलिए मैं दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको 2 सप्ताह से अधिक खांसी आ रही है तो आप टीबी के संभावित रोगी हो सकते हैं।
तो ऐसी दशा में अपना परीक्षण जरूर कराएं। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अब एक कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पे, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ सौरभ पाठक जी जुड़ चुके हैं ग्रेटर नोएडा से, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्ते मैम। जी बहुत बहुत स्वागत है सौरभ जी, क्या प्रश्न है आपका? जी थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। मेरा प्रश्न है, जो मेडिसिन पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में दी जाती है, क्या वही मेडिसिन अन्य ट्यूबरकुलोसिस जैसी स्किन ट्यूबरकुलोसिस, बोन ट्यूबरकुलोसिस, स्किन ट्यूबरकुलोसिस जैसे बीमारियों में भी दी जाती है या सेम मेडिसिन रहती है? कृपया जरूर बताएं। थैंक यू मैम। जी बताइए डॉक्टर साहब। देखिए, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स जो हैं वो बहुत सारी ड्रग्स एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स हैं। करीब 15-16 ड्रग्स ऐसी हैं जो टीबी के इलाज में काम आती हैं। जी। ज्यादातर दवाएं जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में दी जाती हैं, लगभग वही दवाएं आप एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में भी यूज करते हैं, कुछ खास परिस्थितियों को छोड़कर। जबकि उससे रिलेटेड अगर कोई एडवर्स इवेंट हो रहा है तब उसको हम नहीं देते हैं, या किसी खास अंग का टीबी है जिसमें कि उस ड्रग का पेनिट्रेशन बहुत अच्छा नहीं है तो हम नहीं देते हैं। बाकी ज्यादातर दवाएं वही रहती हैं, केवल उनका ड्यूरेशन, जो इलाज की अवधि है जी, वो थोड़ी ज्यादा होती है। जी सौरभ जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ जो आप जवाब दे रहे थे, हम चाहेंगे पहले आप उसे अगर कंटिन्यू करना चाहें। आप बता रहे थे कितने तरह की टीबी। हाँ, तो टीबी मैंने कहा कि जैसे कि शरीर के किसी भी अंग को इफेक्ट कर सकती है। जी। फेफड़े को इफेक्ट करती है तो पल्मोनरी टीबी है। जी। और फेफड़े के अलावा जी। किसी भी अंग में होती है तो उसको हम कलेक्टिवली, उसको हम एक सामूहिक टर्म है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। जी। तो जिस अंग को इफेक्ट कर रही है उससे संबंधित सिम्टम्स और साइंस होंगे। जी। अब जैसे निसंतानता, जी। निसंतानता का भी एक बहुत बड़ा कारण जननांगों में होने वाली ट्यूबरकुलोसिस है। जी। बोन की टीबी आपने सुनी ही होगी। जी। तो किडनीज भी इफेक्ट हो सकती हैं, शरीर का कोई भी अंग, यहाँ तक कि ब्रेन भी इफेक्ट हो सकता है इससे। जी। ब्रेन के जो मेनिंजेस हैं, जो झिल्लियां होती हैं जिनको मेनिंजेस कहते हैं, जी। तो ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस भी हो सकती है। जी। तो इट कैन अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। जी, अभी हम आगे और इन सारे कारणों पे आएंगे, डॉक्टर साहब की कैसे ट्रीटमेंट होता है। अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं नंद स्वरूप मिश्र जी बाराबंकी से, उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ नमस्ते सर, मैं जानना ये चाहता हूँ जब होने लगता है, खांसी आती है, जुकाम। डॉक्टर साहब, इनका प्रश्न हमें मिल चुका है। इनका प्रश्न है, यदि खांसी ज्यादा आ रही है तो क्या टीबी ही है? देखिए, जैसे हर चमकती हुई सी सोना नहीं होती, वैसे ही हर खांसी टीबी भी नहीं होती। जी। लेकिन चूंकि फेफड़ों की टीबी में सबसे जो प्रमुख सिम्टम है वो खांसी है, तो अगर किसी भी व्यक्ति को 2 सप्ताह से अधिक खांसी आ रही है तो मेरी ये सलाह है कि उसे टीबी है कि नहीं है ये जांच जरूर करानी चाहिए। जी। और नंद स्वरूप जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, अभी बहुत से सवाल हमारे पास इस विषय पर हैं, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का, तो ब्रेक ले लेते हैं। दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हम लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी रोग के बारे में, और हमारे साथ हैं डॉक्टर संतोष गुप्ता। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि टीबी रोग क्या वंशानुगत या वृद्धावस्था से भी किसी तरह से संबंधित है? देखिए, ये कोई जेनेटिक डिजीज नहीं है जी। ये ऐसी डिजीज नहीं है या हेरिडिटरी डिजीज नहीं है कि अगर पेरेंट्स को है जी। तो उनके बच्चों को भी होगा, ये जरूरी नहीं है। जी। और वृद्धावस्था से हाँ, इसका एक कनेक्शन जरूर है जी। कि जैसा मैंने कहा कि समाज में टीबी का काफी ज्यादा प्रिवेलेंस है। जी। और हम सब अपनी दिनचर्या में कभी न कभी ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं। बिल्कुल। तो ऐसी दशा में अगर हमारे शरीर में टीबी का बैक्टीरिया मौजूद है तो जब तक हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, जी। शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो जब तक स्ट्रांग है, जी। तब तक तो टीबी का रोग नहीं होता। जी। लेकिन वृद्धावस्था में या मैल न्यूट्रिशन में, कुपोषण में जी। अगर हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है जी। तो जो बैक्टीरिया सालों से इनएक्टिव पड़ा था वो एक्टिव हो जाता है और बीमारी डेवलप हो जाती है। जी। और डॉक्टर साहब, एक और कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हरदोई से माधुरी जी हमारे साथ हैं। हेलो। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है माधुरी जी, क्या प्रश्न है आपका? जी, हम डॉक्टर साहब से ये जानना चाहते हैं कि जो हमारी मेड है
उसकी जब जांच कराई गई तो उसमें टीबी निकली है। तो उसका ट्रीटमेंट शुरू हो गया है, 4 दिन हो गए दवा लेते हुए। क्या अभी भी इन्फेक्शन के चांसेस हैं और लोगों को इन्फेक्शन हो सकता है टीबी का? जी बताएं सर। माधुरी जी, मैं पहले तो आपको बधाई देना चाहूंगा कि आप इतनी सजग हैं कि आपकी मेट को टीबी है और वो इलाज उसका शुरू हो गया है, नहीं आपको ये पूरी जानकारी है। और साथ साथ में मैं आपको और सभी दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि जो टीबी की दवाएं हैं जी वो इतनी कारगर हैं कि ज्यादातर केसेस में हम इलाज शुरू करने के कुछ ही हफ्तों के अंदर जी वो संक्रमण का खतरा खत्म हो जाता है। जी और इसकी हम समय समय पे जब इलाज हो रहा होता है जी तो समय समय पे उस पेशेंट के बलगम की जांच भी करते हैं जी इस बात को कंफर्म करने के लिए, ताकि उसका इलाज कितनी दवाओं से कितने समय के लिए चलना है, जी। क्योंकि शुरू के कुछ महीने हम ज्यादा दवाएं देते हैं, जी। फिर उनकी संख्या को घटाते हैं, जी। तो वो निर्णय भी बलगम के परीक्षण के आधार पे ही लिया जाता है। जी माधुरी जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप बार बार आपका कहना है कि इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है इस रोग का होना या ना होना, तो खान पान का कितना महत्व है इस रोग के होने के कारणों में? बहुत गहरा नाता है इन दोनों का, जी और वो इसलिए है कि एक जो व्यक्ति जिसका पोषण का स्तर अच्छा है जी। तो उसकी प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी होती है, बिल्कुल। वो टीबी के साथ साथ और बीमारियों से भी शरीर को बचाता है। जी और अगर कोई व्यक्ति कुपोषित है, चाहे वो बच्चा है या वृद्ध है जी। या किसी भी एज ग्रुप का है, और अगर उसको कुपोषित है वो, जी। तो उसकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी नहीं होगी, और ऐसी दशा में अगर वो किसी पेशेंट के संपर्क में आता है जी। तो उसमें टीबी होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती। बिल्कुल, इसीलिए खान पान पे बहुत ज्यादा बहुत ध्यान जोर होना देना चाहिए। चाहिए। जी सरकार भी ऐसे मरीजों को मदद कर रही है। जी एक निक्षय पोषण योजना है जी जिसमें कि मरीजों को पोषण स्तर सुधारने के लिए जी। सरकार की तरफ से भी सहायता राशि दी जाती है। जी, बहुत अच्छी आपने एक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। डॉक्टर साहब, यदि कोई गर्भवती महिला है और उसमें टीबी पाई जाती है या डायग्नोस होती है, तो उसे क्या करना चाहिए, क्या इलाज है उसके लिए? देखिए, ऐसा है कि गर्भावस्था में टीबी होना एक बहुत ही विशेष परिस्थिति हो जाती है। अगर टीबी है तो इलाज तो उसका शुरू ही होना है, जी लेकिन गर्भावस्था को कंटिन्यू रखना है कि नहीं रखना है आगे, जी इसका निर्णय वो रोगी और जो चिकित्सक जो देखभाल कर रहा है उस रोगी की, जी उनमें आपस में विचार विमर्श करके इसका निर्णय किया जाता है। जी क्योंकि कुछ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स जो हैं जी उनके कुछ दुष्प्रभाव भी होते हैं, जी खास तौर से प्रेगनेंसी की शुरुआती स्टेज सप्ताहों में। जी तो इसलिए कितने हफ्तों की प्रेगनेंसी है, कितने महीनों की प्रेगनेंसी है, इस आधार पे ये निर्णय किया जाता जी है। यानी कि ये गंभीर स्थिति है यदि गर्भावस्था में टीबी पाया जाता है। हाँ, जी और ऐसी स्थिति में अगर जो है ये पूरा निर्णय जो है वो रोगी और जो चिकित्सक जी। है उनमें आपस में विचार विमर्श करके लिया जाता है। जी। अगर बिल्कुल शुरुआत के दिन है जी और ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोस होती है तो अच्छा होगा कि उसमें चिकित्सक की देखरेख में उस प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू ना किया जाए। जी, और अगर एडवांस प्रेगनेंसी है जी तो फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई इस प्रश्न के माध्यम से। और डॉक्टर साहब, जो लोग नशा करते हैं किसी भी तरह का, उनके लिए टीबी से संबंधित क्या सलाह है आपकी? नशा तो अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है, जी बिल्कुल। और अब ऐसे व्यक्ति को टीबी भी हो जाए तो पूरे परिवार के लिए समझ लीजिए बहुत ही गंभीर परिस्थिति हो गई। जी जो लोग नशा करते हैं जी उनमें एक तो ये होता है कि उनकी इम्यूनिटी वैसे ही वीक होती है। बिल्कुल। तो जो मैंने अभी कार्यक्रम के पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि जी। जब भी इम्यूनिटी शरीर की कम होगी तो जी। टीबी होने का खतरा बढ़ जाएगा। बिल्कुल। इसके अलावा कुछ और नशा, कुछ इंजेक्टेबल्स भी होते हैं। जी तो जो सुई के माध्यम से करने जाने वाले नशे हैं तो उसमें वो जो सुई के जरिए जो संक्रमण हो सकता है वो भी रहेगा, उन बीमारियों की वजह से भी इम्यूनिटी कम हो जाती है। बिल्कुल। तो कुल मिला के एक बहुत ही गंभीर परिस्थिति हो जाती है। जी तो मेरी सभी दर्शकों को ये सलाह है कि आप नशे से दूर रहें, जी
इसमें आपका हर तरह से नुकसान ही है जी। और टीबी का भी खतरा काफी बढ़ जाता है इसमें। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आप बहुत सारे कारण आपने बताए, तो ये जो आज हमारी वर्तमान जीवन शैली है, पर्यावरण है, ये हम इसे कितना जिम्मेदार मान सकते हैं ट्यूबरकुलोसिस रोग के होने में? देखिए, जो वर्तमान जो हमारा जो सामाजिक ढांचा है और जो जीवन शैली है, जी। उसमें अर्बनाइजेशन प्रमोट हो रहा है। जी। लोग गांव से शहर की तरफ जा रहे हैं, शहर में रोजगार की तलाश में आए हुए लोग स्लम्स में रह रहे हैं। जी। तो ऐसी परिस्थिति में एक बहुत ही छोटी सी स्पेस में काफी ज्यादा लोग रहते हैं। बिल्कुल। तो ऐसी दशा में अगर किसी एक व्यक्ति को कोई रोग है तो उसके साथ जो लोग और रह रहे हैं जी। उन सभी को होने का खतरा बढ़ जाता है। बिल्कुल। इसके अलावा अगर हम बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, हमारा पोषण स्तर भी बहुत अच्छा नहीं है, हमारा ध्यान नहीं है उस पे, हेवीली पॉल्यूटेड एरिया है, काफी प्रदूषण है, तो ये सभी फैक्टर्स ऐसे हैं जो शरीर की इम्यूनिटी को कम करते हैं और अल्टीमेटली टीबी होने का खतरा बढ़ाते हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब हम बचाव के तौर पे अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें, सबसे बड़ा उपाय एक तरह से यही है। जी। सबसे बढ़िया है जी। पोषण स्तर अपने शरीर का अच्छा मेंटेन रखें। जी। अगर वो अच्छा है तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, और इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आप टीबी और दूसरे भी और भी बीमारियों से आप बचे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, टीबी रोग से जुड़ा हुआ क्या कोई उम्र का भी कोई फैक्टर है? क्या बच्चों को भी टीबी रोग हो सकता है, और अगर हो सकता है तो इसका क्या इलाज है? देखिए, ऐसा है कि टीबी में उम्र का कोई बैरियर नहीं है जी। ये बच्चे से लेके वृद्धावस्था तक सभी एज ग्रुप्स में पाया जाता है जी। और इसमें इलाज तो लगभग वही है, बहुत ज्यादा उसमें अंतर नहीं है। केवल जो औषधि की मात्रा है जी। उसमें चेंज होता है। जी। हमने प्रोग्राम में वेट बैंड्स डिसाइड किए हुए हैं जी। कि आपका इस एक रेंज है कि 15 केजी से 30 केजी तक अगर वेट है तो इस ड्रग की इतनी मात्रा दी जाएगी। तो उस आधार पे उसकी डोजेस को एडजस्ट किया जाता है जी। और वो कुशल चिकित्सक, देखिए इसमें एक तो सबसे अहम जो बात है वो ये है कि आप कहीं भी रहते हो जी। शहर में, गांव में, आप किसी भी जनपद में रहते हो, एक चीज ध्यान रखिए कि टीबी का इलाज वो आप किसी योग्य चिकित्सक की देखरेख में ही करें जी। बिल्कुल। वो सरकारी भी हो सकता है, वो प्राइवेट भी हो सकता है, आपकी इच्छा है आप जिससे कराएं। बस इतना मेरा आपको सलाह है कि वो योग्य व्यक्ति हो, वो अर्हता प्राप्त व्यक्ति हो जी। बिल्कुल। उसकी देखरेख में अपना इलाज कराएं ताकि आपका वेट बैंड के हिसाब से सही मात्रा में, सही अवधि के लिए सही दवाएं आपको दें। बिल्कुल। और इसी के साथ डॉक्टर साहब एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, शुभी हैं लाइन पे हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ हेलो जी शुभी जी। डॉक्टर साहब से हम जी ये जानना चाह रहे हैं जी कि कुछ समय पहले जो है मेरे परिवार में किसी को टीबी की शिकायत हो गई थी तो ठीक हो गए, और अब फिर उनके कुछ ऐसी जैसे खांसी वासी टाइप की हो गई, एक गिल्टी टाइप के उनके बगल में दिख रही है कांख में, तो क्या उनको फिर से इसकी संभावना हो सकती है क्या? जी हाँ, कई बार रिलैप्स भी होते हैं, इसीलिए हम लोग जो टीबी के पेशेंट्स हैं उनका पूरी अवधि तक इलाज होने के बाद भी हम उनका फॉलोअप करते हैं। नियमित अंतराल के पश्चात हम उनका फॉलोअप करते हैं, और कुछ परसेंटेज केसेस में ऐसा होता है कि वो पुनः उसमें सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। मेरी आपको सलाह है कि आप किसी कुशल चिकित्सक के पास या अपने निकट के जो भी स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां के चिकित्सक से अपना परीक्षण कराएं। आवश्यकता अनुसार आपकी जांचें की जाएंगी, और यदि होगा तो घबराएं बिल्कुल नहीं, पूरी तरह से इलाज इसका है, संभव है, और अगर जरूरत होगी तो इलाज पुनः शुरू किया जा सकता है, कोई परेशानी की बात नहीं। जी शुभी जी, कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब फिर से वक्त हो चला एक ब्रेक का, तो ब्रेक लेते हैं। और दर्शकों आप कहीं मत जाइएगा, हम लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी रोग के बारे में, और हमारे साथ हैं डॉक्टर संतोष गुप्ता। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहते हैं कि सरकार टीबी के उन्मूलन के लिए, नियंत्रण के लिए क्या कार्यक्रम चला रही है? देखिए, हमने पूरे प्रदेश में लेबोरेटरीज का एक नेटवर्क स्थापित किया है। जी।
पूरे प्रदेश में करीब 2300 जी बलगम की जांच के सेंटर्स हैं, यहाँ ये सुविधा निशुल्क उपलब्ध है। उसमें पॉजिटिव आने के बाद हम सीबीनेट टेस्ट करते हैं, जो कि ये बताता है कि इसमें रिफैम्सिन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है, उसका सेंसिटिव है कि मरीज रेजिस्टेंट है उसके लिए। हमारी कई कल्चर एंड ड्रग सेंसिटिविटी लेबोरेटरीज हैं, तो पूरा प्रयोगशालाओं का एक जाल बिछाया गया है प्रदेश में आपको, और सभी जांचें निशुल्क उपलब्ध हैं। इसी तरह उपचार भी, सारी दवाएं उच्च गुणवत्ता परक दवाएं हैं जो भारत सरकार उपलब्ध कराती है और प्रदेश सरकार की तरफ से वो समस्त मरीजों को निशुल्क दी जाती है। सिर्फ मेरा आपसे ये सलाह है कि यदि आपको 2 सप्ताह से अधिक खांसी आ रही है तो अपने निकट के स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपना परीक्षण कराएं। सारी सुविधाएं निशुल्क हैं आपको। जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, क्या इसके साथ साथ ये भी बात सही है कि जो टीबी के मरीज हैं उनके लिए बेहतर खान पान के लिए किसी तरह का? जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। डॉक्टर साहब, एक कॉल ले लेते हैं, हमारे साथ एक जुड़ चुके हैं कॉलर। हेलो हेलो जी, हेलो डॉक्टर साहब जी, कृपया अपना नाम बताएं फिर अपना प्रश्न रखें। मैं सूरज गुप्ता फ्रॉम लखनऊ से बोल रहा हूँ जी। अरे मैं ये कहना चाहता हूँ, जो बड़ों को टीबी जब होता है बिल्कुल उन्हें तो पता रहता है, लेकिन जब छोटे बच्चों को हो जाता है तो उसकी रोकने के लिए क्या क्या हो जाता है, उपाय क्या क्या है? जी सर, संक्षेप में इनका। देखिए, बच्चों की टीबी और बड़ों की टीबी में एक यही अंतर है कि सबसे जो है आपको सिम्टम्स तो वही होते हैं, खांसी आना, वजन ना बढ़ना बच्चे का, ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं। गांठें भी मिलती हैं गले वगैरह में बच्चे के, और इलाज जैसा मैंने कहा वही है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर परिवार में किसी व्यक्ति को टीबी है तो उससे थोड़ा सा उसको, बच्चे को यदि संभव है तो उसके संपर्क में बिल्कुल ना रखें, क्लोज उसी रूम में नहीं रखें, ताकि बच्चे को जो है कांटेक्ट के जरिए होने की संभावनाएं कम हो जाए। जी बिल्कुल। फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, अब उस प्रश्न पे आते हैं। बात कर रही थी पोषण के रूप में सहायता देने के लिए। देखिए, इस स्कीम का नाम है निक्षय पोषण योजना। 1 अप्रैल 2018 के बाद से जो भी टीबी के रोगी हैं उनको इलाज अवधि के दौरान, पूरी अवधि के लिए 500 रुपए प्रति माह की दर से उनके बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए ये सहायता राशि दी जाती है। और ये हर अल्टरनेट मंथ पे, हर एक महीने छोड़ के 2 महीने का एक इंस्टॉलमेंट एक साथ रिलीज किया जाता है। और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि प्रदेश में 4.6 लाख, लगभग 4.5 लाख मरीजों को 100 करोड़ से ऊपर धनराशि इस योजना के तहत प्रदान की जा चुकी है। बिल्कुल, और आशा करते हैं उनको उसका लाभ जरूर मिल रहा होगा जिस वजह से इसे दी जा रही है ये धनराशि। जी, और डॉक्टर साहब, इसके साथ ही हम चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं, टीबी के प्रति उन्हें जागरूक करने के लिए आप क्या एक संदेश या सलाह क्या देना चाहेंगे? मैं आप सबको ये सलाह देना चाहूंगा कि कफ एटिकेट्स का पालन करें। यदि आपको खांसी या छींक आ रही है तो अपने नाक और मुंह को अपने हाथ या किसी कपड़े से जरूर ढक लें, ताकि आपके पास जो लोग मौजूद हैं उनमें ये संक्रमण ना फैले। इसके साथ साथ समय समय पे सरकार के द्वारा केस को खोजने के लिए अभियान चलाया जाता है। ऐसा एक अभियान 17 तारीख से प्रदेश के 44 जनपदों में चलाया जाना है। आपके घर जब स्वास्थ्य कार्यकर्ता पहुंचेंगे तो अपनी बीमारी को छिपाएं नहीं, उसे खुलकर अपने सिम्टम्स बताएं, जिससे कि आपको चिन्हित करके इस प्रोग्राम के तहत जो निशुल्क जांच और उपचार की सुविधाएं हैं वो आपको दी जा सके। जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, आपने क्षय रोग के बारे में यानी टीबी के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों को दी। हम आशा करते हैं कि वो इस सभी जानकारियों का लाभ उठाएंगे और इस रोग से बचने का पूरा प्रयास करेंगे। और अब हम अपने कार्यक्रम के आखिरी चरण में आ चुके हैं। अब चलते चलते कार्यक्रम के आखिर में हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, जिसका सही जवाब आपको हमें पत्रों के माध्यम से या फिर ईमेल के जरिए भेजना होता है। सही जवाब भेजने वाले दर्शकों में से हम किसी एक को ड्रॉइंग लॉट्स के जरिए चुनते हैं और उन्हें अपने कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं। तो देर किस बात की, नोट करिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, टीबी किन कारणों से होती है? आशा करते हैं आपने हमारा प्रश्न नोट कर लिया होगा। और अब इस प्रश्न के उत्तर को भेजने के लिए नोट करिए हमारा पता। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता
मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24, अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। हमारी ईमेल आईडी है missionhealth.ddupLQ@gmail.com। और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहेगा। हमें अपने सुझाव ज़रूर भेजें। और साथ ही साथ हम डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, हमारे लिए समय निकाला। थैंक यू सो मच डॉक्टर। धन्यवाद। और साथ